हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्मनी यूनिफिकेशन। सबसे पहले देखिए, अगर जो हम लोग इसकी बात करते हैं जर्मनी, अभी जो है जर्मनी वो यूरोप में, जर्मनी कहाँ पर है? यूरोप में। एक अगर जो हम लोग करंट की बात करते हैं, मान लीजिए करंट में, तो जर्मनी का जो कैपिटल है वो है बर्लिन। क्या है? बर्लिन। जर्मनी का जो कैपिटल है वो क्या? बर्लिन। ये अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मन यूनिफिकेशन में 5 हेडिंग है। कितना हेडिंग है? 5। उसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला हेडिंग है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ठीक है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ये हो गया फर्स्ट। जो दूसरा हेडिंग है इसमें हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ परशिया। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ बिस्मार्क। चौथा हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे 3 वॉर्स। और पांचवा हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे फाइनल यूनिफिकेशन। ये 5 हेडिंग है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये हम लोग 5 हेडिंग, ये हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। इसी में हमारा जर्मन यूनिफिकेशन प्रोसेस क्या होगा? कंप्लीट होगा। ठीक, क्या है? पहला हेडिंग क्या है? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। दूसरा क्या है? रोल ऑफ पर्शिया। तीसरा क्या है? रोल ऑफ बिस्मार्क। 3 वॉर्स। और पांचवा क्या है? फाइनल यूनिफिकेशन। ये हो गया। ठीक, एक बार फिर से समझते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं जर्मन यूनिफिकेशन, जर्मनी कैसे यूनिफाइड हुआ। अगर जो हम लोग बात करें, मान लीजिए जब हम लोग बात कर रहे हैं उस समय, ठीक है, 17वीं सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी और 19वीं सेंचुरी, उस समय अगर जो हम लोग बात करेंगे तो जो जर्मनी है वो कन्फेडरेशन में बटा हुआ है। किसमें बटा हुआ है? कन्फेडरेशन। और ऐसा बताया जाता है कि जर्मनी जो है वो अप्रोक्सीमेटली नियरली 300 कन्फेडरेशन, छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में क्या था? डिवाइड था। और इन्हीं को जोड़ करके क्या होने वाला है? यूनिफिकेशन होने वाला है। जर्मन यूनिफिकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसमें ये कुछ हेडिंग है, इसी को हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑलरेडी आप पढ़े हैं। याद होगा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कब हुआ था? किसी को याद है? देखिए, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है वो हुआ था 18 मई 1848। तो अब हम लोग इसी को सबसे पहला हेडिंग जो है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का, उसी को हम लोग पढ़ते हैं और उसी को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, यहाँ पर हेडिंग में बस हम लोगों को इतना पढ़ना है कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ट्राई टू यूनिफाइड द जर्मनी इन 1848 बट इट फेल्ड। बस इतना ही हम लोगों को मेंशन करना है। क्या मेंशन करना है? ऐसा हम लोग बोल सकते हैं इन 1848 फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ट्राई टू यूनिफाइड जर्मनी बट इट फेल्ड। क्या है? एक बार फिर से देखते हैं। अगर जो हम लोग इसके बारे में लिखना चाहेंगे तो इतना बताएंगे इन 1488 द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ट्राई to unify Germany but it failed due to combined forces of monarchy, aristocracy, जंक्टर्स। याद करिए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848 में क्या क्या हुआ था? एक बार फिर समझते हैं। 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने कोशिश किया था, लेकिन क्या वो सक्सेसफुल हुआ था जर्मनी को यूनिफाइड करने में? नहीं, वो लोग क्या हो गए थे? फेल्ड हो गए थे। और जो वहां पर याद होगा फेडरल विलियम फोर्थ को क्राउन ऑफर किया गया था, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। और उनको किसका किसका सपोर्ट मिला था? मोनार्ची का, अरिस्टोक्रेसी का, जंकर्स का। और जंकर्स कौन कहला रहे थे? जंकर्स क्या थे भाई? जंकर्स कौन थे? बिग लैंड लॉर्ड ऑफ पर्शिया। यही लोग क्या कहला रहे थे? जंकर्स कहला रहे थे। बिग लैंड लॉर्ड ऑफ पर्शिया इज रेफर्ड एज जंकर। तो ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है 1848 में कोशिश किया था, क्या ये सक्सेसफुल हुआ? नहीं। अच्छा, लोगों का कोशिश का एक डेट डिसाइड किया गया, कौन सा डेट?
18 मई 1848। और कौन सा दिन था? थर्सडे था। ठीक है, ये लोग क्या हो गए थे? फेल हो गए थे। अब देखिए जैसे कि ये फेल हो जाता है, सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अब टेक ओवर कर लिया जाता है परसिया के द्वारा। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि जर्मनी को यूनिफाइड कराएगा? परसिया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अब हम लोग देखिए ये 1848 में कोशिश किए थे और जर्मनी जो यूनिफाइड होगा वो 1871 में होगा। ये बात ध्यान रखिए, यहाँ से यहाँ के बीच में जो मोनार्च है, जो राजा हैं, वो भी बदल रहे हैं और ईयर्स में भी बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। जैसे यहाँ पर फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को ऑफर किया गया था क्राउन जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में कोशिश किया था, लेकिन अभी जो है अब परसिया के राजा भी बदल चुके हैं और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है। इस समय जो परसिया का रोल है वो ऐसे माना जा रहा है कि जो वहाँ के राजा हैं, और अगर हम लोग राजा की बात करते हैं तो इस समय कैसर विलियम फर्स्ट है। ठीक है, कौन राजा है? कैसर विलियम फर्स्ट। यहाँ रोल ऑफ परसिया में अगर जो हम लोग देखा जाए, ठीक है, इसमें रोल ऑफ परसिया, अगर जो रोल ऑफ परसिया की बात करते हैं इस समय परसिया में, जैसे हम जर्मनी यूनिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जो राजा है वो कौन है? कैसर विलियम फर्स्ट। ठीक है, कौन राजा है? कैसर विलियम फर्स्ट जो है वो परसिया के क्या थे? ऑलरेडी राजा थे। परसिया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, कैसर विलियम फर्स्ट ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपने चीफ मिनिस्टर को दे दिया। मतलब वो ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप जाइए अपने चीफ मिनिस्टर से और आप क्या करिए परसिया को, ठीक है, परसिया के जो राजा हैं वो अपने चीफ मिनिस्टर ठीक से कह रहे हैं कि आप जाइए और जर्मनी को क्या करिए? यूनिफाइड कराइए। ठीक है, मतलब एक कराइए, उसको किसी तरीके से नेशन स्टेट बनाने की क्या करिए? कोशिश किया जाए। और इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कैसर विलियम फर्स्ट ने किसको दिया? बिस्मार्क। किसको दिया? बिस्मार्क। ठीक है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे रहे हैं? बिस्मार्क। बिस्मार्क के बारे में एक लाइन हम लोगों को जानना है कि देखिए बिस्मार्क जो है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ परसिया है। कहाँ के वो चीफ मिनिस्टर है? परसिया के वो क्या है? चीफ मिनिस्टर है। क्लियर? बिस्मार्क कौन है? चीफ मिनिस्टर ऑफ परसिया के। मतलब कैसर विलियम फर्स्ट ने किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है आजाद कराने के लिए? बिस्मार्क को। ये बात समझ आ रहा है? क्लियर? हाँ, बिस्मार्क को क्या दिया? रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि भैया आपको क्या करना है? आजाद कराना। बिस्मार्क को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आपको क्या करना है? आजाद कराना है। बिस्मार्क रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और फिर बिस्मार्क क्या करते हैं? लड़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं। मतलब जर्मनी को यूनिफाइड कराने के लिए क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। अगर जो हम लोग उस समय जर्मनी की बात करें, ये कहीं पे भी ऐसा नहीं है कुछ बना करके दिखाया गया, बट जब लड़ाई होगा तो उससे ये पता चल जाएगा कि जर्मनी में 3 लोग अलग अलग जगहों को कंट्रोल किए हुए, मतलब 3 यहाँ पर पावर जो है वो जर्मनी को कंट्रोल किया हुआ है। एक पावर है फ्रांस, दूसरा पावर है डेनमार्क और तीसरा पावर है ऑस्ट्रिया। ये 3 लोग उस समय जर्मनी को क्या किए हैं? कंट्रोल किए हुए। बिस्मार्क रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और बिस्मार्क क्या करते हैं? लड़ाई के लिए आगे बढ़ जाते हैं। बिस्मार्क जो है वो 2 लोगों का मदद भी लेते हैं। बिस्मार्क क्या करते हैं? 2 लोगों की मदद भी बताई गई कि 2 लोगों की मदद बिस्मार्क लेते हैं। बिस्मार्क किसकी मदद लेते हैं? एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बिस्मार्क जब लड़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो 2 लोगों की मदद लेते हैं। एक तो हो गया ब्यूरोक्रेसी का, ठीक है, किसकी मदद लेते हैं? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी को हिंदी में तो नौकरशाही बोलते हैं, बट इसको ऐसे समझ सकते हैं सिविल सर्वेंट। ध्यान दीजिए, ब्यूरोक्रेसी को हम लोग आज के समय के हिसाब से करेक्ट करके बोल सकते हैं सिविल सर्वेंट। जैसे जो लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनको ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत रखा जाता है। अगर मैं एग्जांपल बताऊं, ये बताइए क्या ब्यूरोक्रेसी ये जो नौकरशाही लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी जो सिविल सर्वेंट है उसको हम लोग इलेक्ट करते हैं? नहीं। तो ये मदद देते हैं ब्यूरोक्रेसी का। ब्यूरोक्रेसी का मतलब नौकरशाही, मतलब ए बॉडी विच इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। एक ऐसी बॉडी, गवर्नमेंट की एक ऐसी बॉडी जो पीपल्स के द्वारा इलेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि सरकारी नौकरी वालों को हम लोग वोट देते हैं नहीं, तो ब्यूरोक्रेसी की मदद देते हैं। कौन ब्यूरोक्रेसी की मदद देता है? बिस्मार्क ब्यूरोक्रेसी की मदद देते हैं और प्लस पर्शिया की आर्मी का मदद देते हैं। और किसकी आर्मी का मदद देते हैं? पर्शियन आर्मी। इन दोनों की मदद से ये क्या होते हैं? आजाद कराने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये 3 वॉर्स, ठीक है, कितना वार होगा? 3 वार होगा, ठीक है। 7 इयर्स में, 7 सालों में कितने वार्स लड़े गए हैं? 3 वार्स लड़े गए। मतलब 7 साल ये लगातार कंटिन्यू क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। कितने साल तक लड़ाई करते हैं? 7 साल तक। तो देखिए
अगर जो हम लोग देखा जाए 1864 से लेकर के 1871 यहाँ तक लगातार क्या होगा, लड़ाई चलेगा। 7 years 3 wars, 7 साल में 3 लड़ाई होगा। ठीक है, 7 साल में कितना लड़ाई होगा, 3 लड़ाई। किसके किसके साथ होगा, इसका आसान तरीका एक है फाड़। किसके साथ लड़ाई होगा, फाड़ के साथ। एक लड़ाई होगा फ्रांस के साथ। किसके साथ होगा, फ्रांस। दूसरी लड़ाई किसके साथ होगी, ऑस्ट्रिया के साथ। और फिर लड़ाई किसके साथ होगा, डेनमार्क के साथ। तीनों लड़ाई पर्सिया जीत जाती है। लगातार लड़ाई होता है फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के साथ 7 साल में 3 बार। ठीक है, 3 wars ड्यूरिंग द 7 years, फ्रांस 1864 to 1871। और तीनों में विक्ट्री किसका होता है, पर्सिया का। कौन जीतता है तीनों में, पर्सिया जो है वो विक्ट्री क्या कर जाता है, जीत जाता है। और फाइनल यूनिफिकेशन क्या है, खत्म हो जाता है। मतलब इटली क्या हो जाता है, यूनिफाइड हो जाता है। और अगर जो इटली का जर्मनी क्या हो जाता है, यूनिफाइड हो जाता है। अगर जो देखा जाए तो जर्मनी जो है वो कब यूनिफाइड हुआ, तो क्वेश्चन पूछता है कि व्हेन डिड जर्मनी गॉट यूनिफाइड। ठीक है, कब जर्मनी क्या हुआ है, यूनिफाइड हुआ है। तो उसके लिए ये ईयर याद रखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये एमसीक्यू में भी बन सकता है, मैच कराने के लिए भी आ सकता है, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी इसको क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि जर्मनी कब यूनिफाइड हुआ था। तो 1871। एक क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है कि जो बिस्मार्क हैं वो क्या है, तो हम लोग बताएंगे चीफ मिनिस्टर हैं। और वो कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, पर्सिया के। ये बात समझ आ रहा है। इसके अलावा पूछ सकता है कि हु वाज द आर्किटेक्चर ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। एक क्वेश्चन ये बनता है कि जर्मन यूनिफिकेशन का आर्किटेक्चर का मतलब जो जर्मनी यूनिफाइड हुआ उसको बनाने के लिए, उस जर्मनी को बनाने के लिए कौन हीरो की तरह आगे निकल करके आया, तो उसका किसका नाम आता है, बिस्मार्क का। इनको बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे बोला जा सकता है हीरो ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन या आर्किटेक्चर ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन। इनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है आर्किटेक्चर या हीरो ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन। ये बात आप समझ पा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत। अब